नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह कहानी उन लोगों की आंखों पर पड़ी पट्टी खुलने की है जो सोचते थे कि हमारा भारत केवल सपेरों और धूल मिट्टी का देश है। यह कहानी है उस दिन की जब दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक जापान के बड़े बड़े विद्वानों ने भारत की धरती पर कदम रखा और रोपांच, जी हां, आपने सही सुना, वे रोपांच, दुख से नहीं बल्कि उस सम्मान और संस्कार को देखकर जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। बात पिछले साल की है। टोक्यो के एक मशहूर विश्वविद्यालय के सभागार में सन्नाटा छाया हुआ था। वहां जापान के 50 सबसे वरिष्ठ और सम्मानित प्रोफेसर बैठे थे। ये वे लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया देखी थी, जिन्होंने विज्ञान और तकनीक में दुनिया को रास्ता दिखाया था। लेकिन उस दिन उनके चेहरों पर खुशी नहीं थी, उनके चेहरों पर गुस्सा था, नाराजगी थी और एक अजीब सी हताशा थी। कारण था एक घोषणा। विश्वविद्यालय के डीन ने अभी अभी माइक पर ऐलान किया था कि इस साल का अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि भारत में होगा। जैसे ही भारत शब्द गूंजा, पूरे हॉल में जैसे भूचाल आ गया। पीछे की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग प्रोफेसर जिनका नाम तानाका था, गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए खाए हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, भारत, क्या हमारा स्तर इतना गिर गया है? हम वहां क्या सीखने जा रहे हैं? गरीबी, भूखमरी या यह कि टूटी हुई सड़कों पर कैसे चला जाता है? उनके बगल में बैठे एक युवा प्रोफेसर ने भी उनकी हां में हां मिलाई। वह हंसते हुए बोला, मैंने सुना है वहां आज भी लोग हाथियों पर चलते हैं। वहां पीने का साफ पानी नहीं मिलता। हमें अपने साथ पानी की बोतलें और खाने के पैकेट ले जाने होंगे, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। यह समय की बर्बादी है। हमें पेरिस या लंदन जाना चाहिए था जहां हम कुछ सीख सकें। पूरे कमरे में यही चर्चा थी। उन सभी के मन में भारत की वही पुरानी तस्वीर थी जो पश्चिमी मीडिया ने सालों से दिखाई थी। एक गरीब, लाचार और पिछड़ा हुआ देश। उन्हें नहीं पता था कि जिस भारत को वे अपनी यादों में पिछड़ा मान रहे हैं वह अब बदल चुका है। उन्हें नहीं पता था कि वे उस देश में जा रहे हैं जो अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़ चुका है। उन्हें खबर नहीं थी कि वे उस भूमि पर जा रहे हैं जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चलते हैं। खैर, न चाहते हुए भी उन्हें यह आदेश मानना पड़ा। यात्रा की तैयारी शुरू हुई, लेकिन यह तैयारी किसी उत्साह के साथ नहीं बल्कि एक मजबूरी की तरह हो रही थी। किसी ने अपने बैग में ढेर सारी दवाइयां भरी तो किसी ने इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत का खाना उनके पेट के लिए सही नहीं होगा। प्रोफेसर तानाका ने तो अपने परिवार से यहां तक कह दिया, मैं बस एक हफ्ते की बात है, किसी तरह यह नर्क जैसा सफर काट कर वापस आ जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कभी उस देश का नाम भी लेना चाहूंगा। हवाई अड्डे पर भी उनका यही रवैया था। जब वे जापान के अत्याधुनिक हवाई अड्डे पर खड़े थे तो वे आपस में बात कर रहे थे कि अब अगले कुछ दिन उन्हें गंदगी और अव्यवस्था के बीच बिताने होंगे। विमान ने उड़ान भरी, 6 घंटे का सफर था। पूरे रास्ते वे यही चर्चा करते रहे कि भारत कितना पीछे है। वे अपनी तकनीक, अपनी बुलेट ट्रेन और अपनी सफाई की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उनके शब्दों में एक अहंकार था, वह अहंकार जो अक्सर अमीर होने पर आ जाता है। वे भूल गए थे कि धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन संस्कृति और संस्कार नहीं। विमान बादलों को चीरता हुआ भारत की ओर भा रहा था। नीचे का नजारा बदलने लगा था। प्रोफेसर तानाका खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके मन में अभी भी वही पुरानी धारणाएं थीं। तभी विमान के कप्तान ने घोषणा की कि हम कुछ ही देर में भारत की राजधानी दिल्ली में उतरने वाले हैं। तानाका ने एक गहरी सांस ली और अपनी नाक पर चच्चा चश्मा ठीक किया। उन्होंने मन ही मन सोचा, तैयार हो जाओ तानाका, अब शोर, भीड़ और पसीने का सामना करने का समय आ गया है। विमान के पहियों ने जैसे ही भारत की पवित्र भूमि को छुआ, एक हल्का सा झटका लगा। विमान रनवे पर दौड़ने लगा। जापानी प्रोफेसर अपने बैग उठाकर तैयार हो गए, जैसे किसी जंग के मैदान में उतर रहे हों। दरवाजा खुला, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या आपको लगता है कि उन्हें गंदगी दिखी? क्या उन्हें शोर सुनाई दिया? नहीं। जैसे ही वे एयरो ब्रिज से होकर टर्मिनल के अंदर दाखिल हुए, उनके कदम ठिठक गए। प्रोफेसर तानाका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक विशाल, चमचमाता हुआ
और बेहद आधुनिक हवाई अड्डा था। फर्श इतना साफ कि उसमें आप अपना चेहरा देख सकें। दीवारों पर भारत की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती हुई खूबसूरत पेंटिंग और मूर्तियां लगी थीं। एक तरफ भगवान नटराज की विशाल मूर्ति थी जो भारत की कला का प्रतीक थी, तो दूसरी तरफ योग मुद्राओं में बनी आकृतियां थीं। वातानुकूलित हवा में चंदन और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी। वह गंध नहीं थी जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। यह खुशबू स्वागत की थी। यह खुशबू अतिथि के सम्मान की थी। युवा प्रोफेसर जो जापान में भारत का मजाक उड़ा रहा था, अब अपना कैमरा निकालकर पागलों की तरह तस्वीरें खींच रहा था। उसने अपने साथी से धीरे से कहा, क्या हम सही जगह आए हैं? क्या यह वाकई भारत है? यह तो हमारे ओसाका हवाई अड्डे से भी ज्यादा भव्य और सुंदर लग रहा है। उनका आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था। वे इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़े। उन्हें लगा था कि यहां लंबी लाइनें होंगी, धक्का मुक्की होगी और अनपढ़ कर्मचारी होंगे, लेकिन वहां भी उन्हें एक झटका लगा। काउंटर पर बैठे भारतीय अधिकारी न केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, बल्कि कुछ तो जापानी भाषा में भी उनका स्वागत कर रहे थे। नमस्ते, भारत में आपका स्वागत है। एक महिला अधिकारी ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रोफेसर तानाका का अभिवादन किया। उस महिला के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। प्रोफेसर तानाका, जो अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और गंभीरता में जिए थे, उस मुस्कान को देखकर एक पल के लिए सन्न रह गए। जापान में भी लोग झुककर सम्मान देते हैं, लेकिन वह मशीनी होता है, एक नियम की तरह। लेकिन इस भारतीय महिला की आंखों में एक चमक थी, एक अपनापन था, जैसे वह किसी विदेशी का नहीं, बल्कि अपने घर आए किसी मेहमान का स्वागत कर रही हो। तानाका जी का पासपोर्ट स्टैंप हुआ और वे आगे बढ़े। उनका अहंकार अब थोड़ा डगमगाने लगा था। उन्होंने अपने साथी प्रोफेसर से कहा, शायद यह सिर्फ हवाई अड्डा है। सरकार ने विदेशियों को दिखाने के लिए इसे अच्छा बना दिया होगा। असली भारत तो बाहर है। अभी बाहर निकलो, वही धूल और भिखारी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वे अपना सामान लेकर बाहर निकलने वाले गेट की ओर बढ़े। बाहर निकलने का रास्ता एक लंबी गैलरी से होकर जाता था, जहां दोनों तरफ दीवारों पर भारत की प्रगति की कहानियां लिखी थीं। एक स्क्रीन पर इसरो के रॉकेट लॉन्च का वीडियो चल रहा था, तो दूसरी स्क्रीन पर भारत के डिजिटल लेन देन के रिकॉर्ड दिखाए जा रहे थे। जापानी दल चुपचाप उन स्क्रीन्स को देख रहा था। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जिस देश को वे सांपों का देश कहते थे, वह आज अंतरिक्ष में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। हवाई अड्डे के बाहर निकलने पर उनका स्वागत करने के लिए एक बस खड़ी थी। यह कोई पुरानी खटारा बस नहीं थी। यह एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बस थी, जो पूरी तरह वातानुकूलित और वाईफाई से लैस थी। बस के दरवाजे पर एक साधारण सा दिखने वाला ड्राइवर खड़ा था। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था। जैसे ही उसने प्रोफेसरों को देखा, वह दौड़कर आया और सबसे भारी बैग अपने कंधे पर उठा लिया। प्रोफेसर तानाका ने उसे रोकने की कोशिश की। अरे, यह भारी है, तुम रहने दो। लेकिन उस ड्राइवर ने जो जवाब दिया, उसने तानाका के दिल पर पहली दस्तक दी। ड्राइवर ने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, सर, आप हमारे मेहमान हैं। हमारे यहां मेहमान भगवान होता है। अगर भगवान का बोझ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? यह सुनकर तानाका चुप हो गए। उन्होंने जापान में कभी किसी टैक्सी ड्राइवर या बस ड्राइवर को इतना अपनापन दिखाते नहीं देखा था। वहां सब कुछ पैसे और ड्यूटी पर चलता था। यहां यह आदमी, जो शायद बहुत कम कमाता होगा, उन्हें भगवान कह रहा था। बस शहर की तरफ चल पाई। खिड़की के बाहर का नजारा देखकर वे हैरान थे। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और हरियाली। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उन्हें चौंका रही थी, वह थी व्यवस्था। हां, भीड़ थी, गाड़ियां थीं, लेकिन उस भीड़ में भी एक लय थी। तभी बस एक लाल बत्ती पर रुकी। प्रोफेसर तानाका ने खिड़की से बाहर देखा। पास में ही एक ठेला खड़ा था, जहां एक बहुत ही साधारण, शायद अनपढ़ दिखने वाली बूढ़ी अम्मा सब्जियां बेच रही थी। तानाका ने सोचा, देखो, यही है असली भारत, गरीब और पिछड़ा। वह अपनी सोच में सही साबित होने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। एक रिक्शा वाला उस बूढ़ी अम्मा के पास आया। उसने कुछ सब्जियां खरीदी। तानाका ने सोचा कि अब वह अपनी जेब से गंदे पुराने नोट निकालेगा, लेकिन नहीं। उस रिक्शा वाले ने अपनी जेब से एक स्मार्टफोन निकाला। बूढ़ी अम्मा के ठेले पर लटके एक छोटे से कार्ड, जिस पर क्यूआर कोड बना था, को स्कैन किया और 1 सेकंड में भुगतान हो गया।
ठेले पर रखा एक छोटा सा स्पीकर बोला, भुगतान प्राप्त हुआ। प्रोफेसर तानाका अपनी सीट से लगभग उछल पड़े। उन्होंने अपनी आंखें मलकर देखा, क्या मैंने सही देखा? उन्होंने अपने साथी को हिलाते हुए पूछा, क्या उस बूढ़ी औरत ने डिजिटल पेमेंट लिया? जापान में आज भी कई छोटी दुकानों पर हमें नकद देना पड़ता है। हमें क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए सोचना पड़ता है। और यहां सड़क के किनारे सब्जी बेचने वाली एक महिला डिजिटल हो गई है। पूरे बस में सन्नाटा छा गया। जापानी विद्वान जो खुद को तकनीक का देवता मानते थे, आज एक भारतीय सब्जी वाली से हार गए थे। यह उनके लिए सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह एक तमाचा था उनके उस भ्रम पर कि भारत पिछड़ा है। बस आगे बढ़ी और एक शानदार होटल के सामने रुकी। लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी। अभी तो उन्होंने सिर्फ भारत की बाहरी चमक देखी थी। भारत की असली ताकत, भारत की आत्मा तो उन्हें अगले दिन देखने को मिलने वाली थी। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो प्रोफेसर तानाका की 35 साल की सोच को जड़ से हिला देने वाली थी। रात हो चुकी थी। प्रोफेसर तानाका अपने कमरे में लेटे छत को घूर रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनका शरीर जापान में था, लेकिन उनका मन आज की घटनाओं में उलझा था। अतिथि देवो भव, उस ड्राइवर के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। क्या यह सिर्फ एक कहावत थी या वाकई इस देश की मिट्टी में कुछ अलग है? उन्हें नहीं पता था कि कल का सूरज उनके जीवन का सबसे भावुक दिन लेकर उगने वाला था। कल उनकी मुलाकात उस भारत से होने वाली थी जो दिमाग से नहीं, दिल से चलता है। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें होटल की खिड़कियों से अंदर आईं, तो जापानी प्रोफेसरों का दल तैयार हो चुका था। आज का कार्यक्रम थोड़ा अलग था। आज उन्हें किसी प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय में नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को देखने के लिए एक गांव में जाना था। बस में बैठते ही प्रोफेसर तानाका और उनके साथियों के चेहरों पर फिर से वही संदेह की लकीरें उभर आई थीं। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि गांव में तो पक्का धूल, गंदगी और बीमारियों का अंबार होगा। एक प्रोफेसर ने तो अपने नाक पर रुमाल भी रख लिया था, जैसे वह किसी जहरीली हवा में सांस लेने जा रहा हो। बस शहर की पक्की सड़कों को पीछे छोड़ती हुई देहात की ओर बढ़ चली। लेकिन जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, बाहर का नजारा बदलता गया। धूल के गुबार की जगह हरे भरे खेतों ने ले ली। सरसों के पीले फूल हवा में झूम रहे थे, जैसे मेहमानों का स्वागत कर रहे हों। प्रोफेसर तानाका खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे टूटी फूटी झोपड़ियां देखेंगे, लेकिन उन्हें पक्के मकान, साफ सुथरे आंगन और हर घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर गाड़ियां दिखाई दीं। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद बस माधवपुर नाम के एक गांव में रुकी। बस का दरवाजा खुला और ठंडी ताजी हवा का एक झोंका अंदर आया। उसमें पेट्रोल या धुएं की गंध नहीं थी, बल्कि गीली मिट्टी और गोबर की सौंधी महक थी। यह महक जापानी मेहमानों के लिए नई थी, लेकिन इसमें एक अजीब सा सुकून था। गांव के प्रवेश द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए कोई सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि उस गांव के सरपंच और एक साधारण किसान परिवार खड़ा था। उस किसान का नाम रामकिशन था। धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए रामकिशन के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो दुनिया की किसी भी महंगी क्रीम से नहीं आ सकती। वह चमक संतोष की थी। जैसे ही प्रोफेसर बस से उतरे, रामकिशन और उनके परिवार ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने जापानी दल को असहज कर दिया। रामकिशन की पत्नी एक थाली लेकर आगे बढ़ी, जिसमें कुमकुम और चावल थे। उन्होंने बारी बारी से हर प्रोफेसर के माथे पर तिलक लगाया और फिर मंदा जारी से ही सराज मंदा जारी सारा तोमे। रामकिशन ने झुककर प्रोफेसर तानाका के पैर छू लिए। तानाका एकदम से पीछे हट गए। जापान में झुकना सम्मान है, लेकिन किसी के पैर छूना, यह उनके लिए बहुत अजीब था। उन्होंने अपने अनुवादक से पूछा, यह आदमी क्या कर रहा है? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। अनुवादक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रोफेसर, भारत में हम मानते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होता है। यह आपके पैर छूकर उस परमात्मा को नमन कर रहा है जो आपके अंदर है। यहां रिश्तों की शुरुआत परिचय से नहीं, बल्कि सम्मान से होती है। तानाका चुप हो गए। उनके देश में सम्मान, पद और प्रतिष्ठा देखकर दिया जाता है, लेकिन यहां एक अनजान विदेशी को भगवान का दर्जा दिया जा रहा था। यह उनके अहंकार पर दूसरी चोट थी। रामकिशन उन्हें अपने घर ले गए। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद साफ था। आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा था और एक कोने में एक गाय बंधी थी।
गाय को देखते ही जापानी दल के एक विशेषज्ञ जो कृषि विज्ञान के प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा, यह जानवर कितना दूध देता है? क्या यह आपकी आय का मुख्य स्रोत है? अगर यह दूध देना बंद कर दे तो आप इसे कसाई को बेच देते होंगे। रामकिशन ने अनुवादक की बात सुनी और उनकी आंखों में एक पल के लिए दुख दिखाई दिया। उन्होंने गाय की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, साहब से कहिए, यह हमारे लिए जानवर नहीं है, यह लक्ष्मी है, यह हमारी माँ है। हम अपनी माँ का दूध पीते हैं जब हम छोटे होते हैं, और जब माँ बूढ़ी हो जाती है तो क्या हम उसे बेच देते हैं? नहीं साहब, यह जब तक जिएगी इसी आंगन में जिएगी। इसका दूध हमारा पेट भरता है और इसका आशीर्वाद हमारा घर भरता है। कृषि वैज्ञानिक सन्न रह गए। जापान में हर चीज को फायदे और नुकसान के तराजू में तौला जाता है। जो चीज फायदा नहीं देती उसे हटा दिया जाता है। लेकिन भारत में यहां संबंध फायदे से ऊपर थे। यहां जानवर के साथ भी आत्मा का रिश्ता था। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। वह तूफान जो प्रोफेसर तानाका के दिल को झकझोरने वाला था। दोपहर के भोजन का समय था। रामकिशन ने मेहमानों को जमीन पर बिछी दरी पर बैठने का आग्रह किया। जापानी प्रोफेसरों को जमीन पर बैठने की आदत थी, लेकिन वे थोड़े संकोच में थे। तभी घर के अंदर से खांसने की आवाज आई। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि आप आराम करो, मैं पानी ले आता हूं। रामकिशन की आवाज आई। प्रोफेसर तानाका की नजर अंदर वाले कमरे की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जो शायद 90 साल की होंगी, एक खाट पर लेटी थी। उनका शरीर बहुत कमजोर था, हाथ कांप रहे थे। रामकिशन, जो खुद 60 साल के करीब थे, दौड़कर अपनी मां के पास गए। उन्होंने अपनी बूढ़ी मां को सहारा देकर उठाया, उन्हें पानी पिलाया और फिर अपने हाथों से उनके मुंह से गिरा पानी साफ किया। यह दृश्य प्रोफेसर तानाका के लिए सामान्य नहीं था। जापान में और पश्चिमी देशों में जब माता पिता इतने बूढ़े और बीमार हो जाते हैं तो उन्हें अक्सर नर्सिंग होम या ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है। वहां पेशेवर नर्सें उनकी देखभाल करती हैं, मशीनें उनकी धड़कनें नापती हैं। बच्चे महीने में एक बार मिलने आते हैं और कभी कभी तो वह भी नहीं। तानाका ने देखा कि रामकिशन की पत्नी भी वहां आ गईं। उन्होंने अपनी सास के पैरों में तेल लगाना शुरू कर दिया। वे दोनों पति पत्नी उस बूढ़ी मां की सेवा ऐसे कर रहे थे जैसे वे किसी मंदिर में मूर्ति की पूजा कर रहे हों। उनके चेहरों पर न तो थकान थी, न ही कोई झुंझलाहट, बल्कि एक खुशी थी, एक सुकून था। प्रोफेसर तानाका उठ खड़े हुए। वे मंत्रमुग्ध होकर उस कमरे के दरवाजे तक गए। उन्होंने देखा कि रामकिशन अपनी मां को खिचड़ी खिला रहे हैं। मां, थोड़ा और खा लो। रामकिशन बच्चे की तरह अपनी मां को मना रहे थे। बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। अचानक प्रोफेसर तानाका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें टोक्यो का वह अत्याधुनिक अस्पताल याद आ गया जहां 5 साल पहले उनकी अपनी मां ने आखिरी सांस ली थी। तानाका उस वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में एक बहुत जरूरी मीटिंग में थे जब उन्हें फोन आया कि हाथी समझ बताते हैं, उन्हें फोन आया कि मां की तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा था, मैं अभी बहुत व्यस्त हूं, नर्स को बोलिए वो देख ले। जब तक तानाका अस्पताल पहुंचे उनकी मां जा चुकी थीं, एक ठंडे कमरे में मशीनों के बीच, बिल्कुल अकेली। तानाका ने कभी अपनी मां के पैर नहीं दबाए थे। उन्होंने कभी अपने हाथों से उन्हें खाना नहीं खिलाया था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि अच्छे अस्पताल का बिल भरकर उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन आज भारत के इस छोटे से गांव में एक साधारण किसान ने उन्हें बिना कहे बता दिया कि फर्ज बिल भरने से नहीं, दिल जोड़ने से पूरा होता है। तानाका की आंखों से आंसू बहने लगे। पहले 1 बूंद, फिर 2, और फिर वे फफक फफक कर रो पड़े। पूरा कमरा शांत हो गया। जापानी डेलीगेशन हैरान था। सख्त और अनुशासन प्रिय प्रोफेसर तानाका, जो कभी मुस्कुराते भी नहीं थे, आज एक बच्चे की तरह रो रहे थे। रामकिशन घबरा गए। वे दौड़कर बाहर आए। क्या हुआ साहब? क्या हमसे कोई गलती हो गई? क्या खाने में मिर्ची ज्यादा थी? उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। तानाका ने कांपते हाथों से रामकिशन के हाथ पकड़ लिए। अनुवादक की आवाज भी भारी हो गई थी। तानाका ने जापानी भाषा में कुछ कहा जिसे अनुवादक ने हिंदी में बताया। प्रोफेसर कह रहे हैं कि आप अमीर हैं, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मेरे पास पैसा है, नाम है, विज्ञान है, लेकिन मैं गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। तानाका ने अपनी जेब से अपना महंगा आईफोन निकाला और रामकिशन को दिखाया।
उसमें उनकी मां की तस्वीर थी। मैंने अपनी मां को मशीनों के भरोसे छोड़ दिया और आपने अपनी मां को अपने हाथों में संभाला है। आपके देश की मिट्टी में यह संस्कार कहां से आते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी यह सिखाती है? रामकिशन मुस्कुराए। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया, साहब, यह किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। यह भारत की हवा में है। हमारे यहां मां बाप को बोझ नहीं समझा जाता। वे हमारी जड़ें हैं। अगर पेड़ जड़ों को काट देगा तो वह खुद कैसे खड़ा रहेगा? हम मानते हैं कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। अगर वे खुश हैं तो भगवान खुश हैं। उस दिन उस मिट्टी के घर के आंगन में बैठकर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा। उन्होंने जाना कि असली विकास ऊंची इमारतें बनाना नहीं है। असली विकास है रिश्तों को निभाना। दोपहर का खाना परोसा गया। बाजरे की रोटी, कड़ी और घर का बना सफेद मक्खन। जापानी प्रोफेसर जो अपने साथ नूडल्स और मिनरल वाटर लाए थे, उन्होंने वह सब एक तरफ रख दिया। उन्होंने जमीन पर बैठकर अपने हाथों से भारतीय भोजन किया। तानाका ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। वह स्वाद किसी 5 सितारा होटल का नहीं था। उसमें एक अपनापन था। उन्होंने अपने साथी से कहा, तुम्हें पता है इस खाने में इतना स्वाद क्यों है? क्योंकि इसे बनाने वाले हाथों में प्यार है, ड्यूटी नहीं। खाना खाने के बाद जब विदाई का समय आया तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो प्रोफेसर आते वक्त नाक भौं सिकोड़ रहे थे, अब वे जाने को तैयार नहीं थे। वे उस परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, बच्चों को गोद में उठा रहे थे। रामकिशन ने विदाई में उन्हें कोई महंगा तोहफा नहीं दिया। उन्होंने अपने खेत की थोड़ी सी मिट्टी एक छोटी थैली में डाली और प्रोफेसर तानाका को दी। साहब, यह हमारे भारत की मिट्टी है, इसे अपने साथ ले जाइए। यह आपको याद दिलाएगी कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां लोग दिमाग से पहले दिल का इस्तेमाल करते हैं। तानाका ने उस मिट्टी को ऐसे माथे से लगाया जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। बस में वापस बैठते समय तानाका ने पीछे मुड़कर देखा। रामकिशन और उनका पूरा परिवार, बूढ़ी अम्मा भी दरवाजे पर सहारे से खड़ी होकर हाथ हिला रही थीं। बस चल पड़ी। लेकिन अब बस के अंदर सन्नाटा नहीं था। अब एक गहरा चिंतन था। एक युवा जापानी प्रोफेसर ने तानाका से पूछा, सर, हम तो यहां उन्हें सिखाने आए थे कि विकसित कैसे बनते हैं, लेकिन लगता है कि हम उनसे सीख कर जा रहे हैं कि इंसान कैसे बनते हैं। तानाका ने खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा और धीरे से कहा, हाँ, हम मशीनों के युग में इतने आगे निकल गए कि हम इंसान होना भूल गए। भारत ने आज हमें आईना दिखा दिया। हमने चांद तक पहुंचने का रास्ता तो ढूंढ लिया, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों के दिल तक पहुंचने का रास्ता हम भूल चुके थे। भारत ने हमें वह रास्ता फिर से दिखा दिया। शाम ढल रही थी और जापानी दल अब अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहा था। लेकिन उनके दिलों में अब भारत के लिए दया या उपहास नहीं, बल्कि एक गहरा आदर और श्रद्धा का भाव था। गांव की उस पवित्र मिट्टी को अपने माथे से लगाने के बाद जापानी दल की यात्रा का अंतिम पड़ाव अब शुरू हो रहा था। अब वे भारत के उस शहर की ओर बढ़ रहे थे जिसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर कहा जाता है, काशी, बनारस, या कहें मोक्ष की नगरी वाराणसी। प्रोफेसर तानाका, जो विज्ञान के पक्के विद्यार्थी थे और हर चीज में तर्क ढूंढते थे, अब एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने वाले थे। बस ने जैसे ही वाराणसी में प्रवेश किया, नजारा पूरी तरह बदल गया। यहां ऊंची इमारतें नहीं थीं, बल्कि मंदिरों के सुनहरे कलश थे। यहां कारों का शोर नहीं था, बल्कि घंटियों की गूंज और मंत्रों का उच्चारण था। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और गंगा मां की लहरों पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। जापानी दल नाव में बैठकर गंगा आरती देखने के लिए नदी के बीचों बीच पहुंचा। जैसे ही आरती शुरू हुई, वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। शंख की ध्वनि ने जैसे समय को रोक दिया। हजारों दिए एक साथ जल उठे। मंत्रों का उच्चारण हवा में गूंजने लगा। प्रोफेसर तानाका ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर प्रवेश कर रही है। उनके बगल में बैठे एक युवा वैज्ञानिक ने धीरे से पूछा, सर, यह सब क्या है? इसका विज्ञान क्या है? आग और पानी का यह खेल, इसका क्या मतलब है? तानाका ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अब एक गहरा सुकून था। उन्होंने जवाब दिया, बेटा, विज्ञान हमें बताता है कि जीवन कैसे चलता है, लेकिन यह आरती हमें बताती है कि जीवन क्यों जीना चाहिए। हम जापान में रोबोट बना सकते हैं, लेकिन उस रोबोट में आत्मा नहीं डाल सकते।
आज मुझे समझ आया कि भारत दुनिया से अलग क्यों है। बाकी दुनिया शरीर को सजाने में लगी है और भारत आत्मा को जगाने में लगा है। आरती के बाद उन्होंने देखा कि घाट पर एक साधु बैठे थे। उनके शरीर पर केवल एक वस्त्र था, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और माथे पर भस्म। वे ठंड में भी शांत बैठे थे। जापानी दल के एक सदस्य ने सोचा कि यह साधु गरीब होगा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और साधु के सामने रख दिए। साधु ने आंखें खोली और उन पैसों को देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पैसे वापस कर दिए और उस जापानी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साधु ने शुद्ध संस्कृत में कुछ कहा, जिसका मतलब अनुवादक ने बताया, बेटा, धन की भूख तो राजाओं को भी भिखारी बना देती है और संतोष का धन भिखारी को भी राजा बना देता है। तुम सुखी रहो। जापानी दल सन्न रह गया। वे जिस देश को गरीब समझने की भूल कर रहे थे, वहां का एक फकीर भी उनके पैसों को ठुकरा रहा था, क्योंकि उसके पास संतोष का वह खजाना था जो दुनिया की किसी बैंक में नहीं मिलता। 3 दिन की यह यात्रा अब समाप्त हो रही थी, लेकिन इन 3 दिनों में उन 50 जापानी प्रोफेसरों का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वापसी के लिए वे दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन इस बार का नजारा पहली बार से बिल्कुल अलग था। आपको याद है जब वे आए थे, उनके चेहरों पर डर था, गुस्सा था। उनके बैग में नूडल्स के पैकेट और जापान से लाया पानी था। लेकिन आज वे हवाई अड्डे के कूड़ेदान के पास खड़े थे। प्रोफेसर तानाका ने अपने बैग से नूडल्स के सारे पैकेट निकाले और डस्टबिन में डाल दिए। उनके साथियों ने अपनी पानी की बोतलें जो वे जापान से लाए थे वहीं छोड़ दी। एक साथी ने पूछा, सर, आप यह क्या कर रहे हैं? तानाका ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जिस देश का पानी इतना पवित्र हो और जिस देश का अन्न इतना सात्विक हो, वहां बाहर का खाना पाप है। मैं अपने साथ भारत का स्वाद और भारत की यादें लेकर जा रहा हूं। यह प्लास्टिक का कचरा नहीं। विमान ने उड़ान भरी, लेकिन इस बार विमान के अंदर कोई शिकायत नहीं कर रहा था। सब शांत थे। कोई अपनी डायरी में नोट लिख रहा था, तो कोई खिड़की से भारत की धरती को आखिरी बार निहार रहा था। तानाका की डायरी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं जापान वापस जा रहा हूं, लेकिन अपना दिल भारत में छोड़ आया हूं। अगले दिन टोक्यो में हड़कंप मचा हुआ था। मीडिया को खबर मिल चुकी थी कि जापान का सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधिमंडल भारत से वापस आ गया है। पत्रकारों की भीड़ विश्वविद्यालय के हॉल में जमा थी। सभी यह सुनने के लिए बेताब थे कि भारत कितना पिछड़ा है। हेडलाइन बनाने के लिए तैयार थे। भारत यात्रा, एक बुरा सपना या जापानी प्रोफेसरों का भयानक अनुभव। प्रोफेसर तानाका और उनकी टीम मंच पर आई। कैमरों की फ्लैश लाइट चमकने लगी। एक पत्रकार ने तीखा सवाल पूछा, प्रोफेसर तानाका, हमने सुना है कि भारत में बहुत गंदगी है, वहां के लोग अनपढ़ हैं और वहां कोई सुविधा नहीं है। क्या आप खुश हैं कि आप उस नरक से वापस आ गए? पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सब तानाका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तानाका ने माइक को अपने पास खींचा। उन्होंने अपनी टीम की ओर देखा। उन सभी ने सिर हिलाकर सहमति दी। तानाका ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में शेर जैसी दहाड़ और साधु जैसी शांति थी। हां, तानाका ने कहा, हां, भारत पिछड़ा है। पत्रकार खुश हो गए। उन्हें उनकी हेडलाइन मिल गई। लेकिन तानाका ने अपनी बात पूरी की। भारत स्वार्थ में पिछड़ा है, भारत नफरत में पिछड़ा है, भारत बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजने में पिछड़ा है और भारत अपनों को धोखा देने में पिछड़ा है। पत्रकारों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तानाका ने आगे कहा, आप पूछते हैं कि वहां गंदगी है? मैंने वहां के एक गांव के घर में वह सफाई देखी जो हमारे 5 सितारा होटलों में भी नहीं मिलती। वहां का आंगन गोबर से लिपा था, लेकिन वह हमारे मार्बल के फर्श से ज्यादा पवित्र था। आप कहते हैं वहां के लोग अनपढ़ हैं। मैंने वहां एक सब्जी बेचने वाली को डिजिटल पेमेंट लेते देखा। मैंने वहां के युवाओं को चांद और मंगल पर रॉकेट भेजते देखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने वहां के अनपढ़ किसान के पास वह ज्ञान देखा जो हमारी बड़ी बड़ी डिग्रियां हमें नहीं दे पाईं। वह ज्ञान है बड़ों का सम्मान करना और मेहमान को भगवान मानना। तानाका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज और बुलंद हो गई। हम जापानी खुद को बहुत सभ्य मानते हैं, है ना? लेकिन हम अपने माता पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। हम अकेले जीते हैं और अकेले मर जाते हैं। लेकिन भारत में परिवार एक धागे में पिरोए हुए मोतियों की तरह है। वहां कोई अकेला नहीं है। उन्होंने अपनी जेब से वह मिट्टी की थैली निकाली जो रामकिशन ने उन्हें दी थी। उन्होंने उसे ऊपर उठाया
और पूरी मीडिया के सामने कहा, यह भारत की मिट्टी है, यह सिर्फ धूल नहीं है, यह वह चंदन है जिसने मुझे इंसान बनना सिखाया। हम जापानियों के पास पैसा है, तकनीक है, बुलेट ट्रेन है, लेकिन भारत के पास जीवन है, भारत के पास आत्मा है। सुन लो दुनिया वालों, अगर भविष्य में दुनिया को बचना है तो हमें भारत के रास्ते पर चलना होगा। विज्ञान जरूरी है, लेकिन धर्म और संस्कार के बिना विज्ञान एक अंधा हथियार है। भारत ने सिद्ध कर दिया है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान छू सकते हैं। उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं आज यह घोषणा करता हूं कि भारत केवल एक देश नहीं है, भारत एक विचार है, भारत एक गुरु है, विश्व गुरु, और हम सबको उस गुरु के चरणों में बैठकर सीखना चाहिए। हॉल में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। और फिर पीछे से एक व्यक्ति ने ताली बजाई, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कई पत्रकारों की आंखों में आंसू थे, उन्हें अपनी सोच पर शर्म आ रही थी और साथ ही एक नई रोशनी भी दिख रही थी। उस दिन के बाद जापान में भारत को देखने का नजरिया बदल गया, और न केवल जापान में, बल्कि यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें बताती है कि हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों और अपने देश पर गर्व होना चाहिए। पश्चिमी देश आज भी सुख की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही हमें सुखी जीवन का मंत्र दे दिया था। हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी धोती, अपने कुर्ते, अपनी भाषा और अपने माता पिता की सेवा करने की परंपरा पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया थक हार जाएगी तो शांति की तलाश में वह उसी भारत की शरण में आएगी। हमारा भारत बदल रहा है, बढ़ रहा है और पूरी दुनिया को राह दिखा रहा है। तो गर्व से कहिए, हम भारतीय हैं। गर्व से अपने माता पिता के पैर छूइए और गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।